बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 34 और इसमें डाटा स्टोरेज का कॉन्सेप्ट, फिजिकल स्टोरेज, मीडिया और मेमोरी की हिरारची, ये तीनों कॉन्सेप्ट जो है ना वेरी लेंथी कॉन्सेप्ट हैं। यहाँ से जो स्टोरेज मीडिया है उसकी जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस बेस पे होती है आमतौर पे कि स्पीड ऑफ एक्सेस, डाटा को एक्सेस करने की स्पीड कितनी ज़्यादा है, कॉस्ट पर यूनिट पे कितना खर्चा आ रहा है, रिलायबल कितने हैं। तो बहरहाल इसके अंदर जो स्टोरेज है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक होती है वोलेटाइल स्टोरेज और दूसरी नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल वर्ड से जाहिर है वॉलेट स्टोरेज, यानी कि जिसको वॉलेट्स दें और स्टोरेज कर सके। जैसे ही करंट दें काम हो, करंट ना दें डाटा ज़ाया हो जाए। ठीक है, तो दैट इज लॉस्ट व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ, तो इसको वोलेटाइल कह देते हैं। नॉन वोलेटाइल जिस पे वॉलेट का असर ना हो, ठीक है, टर्न ऑफ करने से भी उसका डाटा सेव रहता है। और सबसे पहले जो स्टोरेज स्पीड के लिहाज से है वो कैशे मेमोरी है। तो उसकी दो टाइप हैं, एक को कहते हैं मेमोरी कैशिंग और दूसरे को कहते हैं डिस्क कैशिंग। तो मेमोरी कैशिंग के अंदर हमारे पास रैम आ जाती है, रैम को यूज़ करते हुए यानी कि कैशे बनाई जाती है। कैशे वो मेमोरी है जो सीपीयू के सबसे ज़्यादा करीब है, जो सबसे तेज़ है, सबसे महंगी है, साइज़ में छोटी होती है। तो ये वाली कैशे मेमोरी आ जाती है। यूँ समझें कि हमारे पास अगर मैं आमतौर पे एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास अगर कोई बड़ी देग पड़ी है ना, तो उससे हम एक प्लेट में चावल निकाल लिए, उससे फिर एक चम्मच में आ गए और चम्मच वाले ही खाने होते हैं। तो जो चम्मच वाली मटीरियल है ना वो कैशे का कॉन्सेप्ट ले लें आप। और फिर वो जो प्लेट है वो रैम आ गई और फिर उससे आगे हार्ड डिस्क आ जाती है। तो वो बड़ी होती जाएगी, साइज कॉस्ट कम होती जाएगी, लेकिन स्पीड जो है वो चम्मच वाले की ज़्यादा होगी। बहरहाल कैशे जो है वो पोर्शन होता है मेमोरी का, हाई स्पीड स्टैटिक रैम का हिस्सा बना दिया जाता है। बहरहाल इसको उसके बाद डी रैम आ जाती है, डायनामिक रैम, स्टैटिक रैम। फिर कैशे दो तरह की आती है, एक को L1 कैशे कहते हैं, दूसरी को L2 कैशे कह देते हैं। सीपीयू की वर्किंग के लिहाज से ये सारी चीज़ें डिस्कस होती रहती हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, आसान ही होगा इसमें। और फिर रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी आ जाती है, इसकी स्पीड आ जाएगी और इसकी स्टोरेज आ गई हमारे पास। देन इसके बाद रोम आ जाती है, ROM, रीड ओनली मेमोरी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो नॉन वोलेटाइल आ जाएगी। अब इस रोम से पहले पी लगा दें तो पी रोम हो गया, इससे पहले ई लगा दें तो ई रोम हो गया, इससे पहले एक और ई लगा दें तो डबल ई पे रोम हो गया। अब मैं इसको समझाता हूँ। रीड ओनली मेमोरी, पी लग गया तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ऐसी चिप जिसको हम प्रोग्राम भी कर सकें। तो पहले रोम क्या होता है, एक चिप है जिस पे वॉलेट का भी असर नहीं होता, इसमें डाटा सेव होता है। ठीक है, एक दफ़ा हो गया बस, फिर उसके बाद हम उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसी चिप हो जिसको प्रोग्राम भी किया जा सकता हो तो ये वो प्रोम कहलाती है। और फिर उसे रेजेबल प्रोग्रामेबल अगर बना लें, ई प्रोम कहलाती है कि वो बार बार रेज भी कर सकें फिर प्रोग्राम भी कर सकें, लेकिन स्पेशल डिवाइसेस के ऊपर। और फिर डबल ई प्रोम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल, यानी कि उसके वोलेट का असर नहीं होता लेकिन उसको हम बाद में इरेज भी कर सकते हैं, उसके ऊपर मेंशन भी कर सकते हैं। तो ये वाले कॉन्सेप्ट इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। मतलब पूरी हाफ बुक है जो इस एक चैप्टर में आपको पढ़ने के लिए दी गई है। इसी तरह फ्लैश मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, सिलिकॉन की चिप होती है, उसके ऊपर स्टोरेज किया जाता है, पीडीएस में आमतौर पे यूज़ किया जाता है। तो ये CMOS, FAMOS, तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो एक इलेक्ट्रिकल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो देन इसके बाद हमारे पास फ्लॉपी डिस्क आ गई, तो ये उसका साइज़ आ गया, ये उसकी कह लें कि स्टोरेज आ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टोरेज होती है। और फ्लॉपी जो है वो दो तीन तरह की होती हैं, मुख्तलिफ डाटा के लिहाज से उसको डिवाइड किया जाता है। इसके बाद हार्ड डिस्क आ गई जो आमतौर पे हमारे सिस्टम में यूज़ होती है, इसका साइज़ ज़्यादा होगा, 10 GB और TB तक जा रहा होता है, तो थोड़ा स्लो होगी, ये स्लो वाइज उससे स्लो होती जा रही है। इसके बाद CD रोम आ गया, रीड ओनली मेमोरी को कम्पैक्ट डिस्क, वो जो डिस्क होती है हमारी उसमें रीड राइट एबल दोनों ऑप्शन है, WO रैम। तो उसके अंदर क्या होता है, राइट वंस रीड मैनी का ये कॉन्सेप्ट आ गया है। एब्रीविएशन देख लें इसमें। बाकी ये डाटा के स्टोरेज के लिए ही यूज़ होती है। इस तरह की अगर हमारे पास डिस्क हो
इसके अंदर डाटा स्टोर किया जाता है, मुख्तलिफ उसका अंदाज होगा। अच्छा, जो बताने वाली बात आगे आनी है ना, इसको डिस्कों को ना रीड करने के लिए रीड राइट हेड होते हैं, और एक हार्ड डिस्क में एक से ज़्यादा डिस्क्स होती हैं। इससे फिर कॉन्सेप्ट आ गया कि हमारे पास ये एक हार्ड डिस्क है, इसी तरह एक और हार्ड डिस्क आ गई हमारे पास, उसके अंदर भी डाटा हम रख रहे हैं, डाटा उसमें भी स्टोर हो रहा है। तो इन दोनों को मिला के अगर हम इस्तेमाल करें तो वहाँ कॉन्सेप्ट आता है रेड का, RAID, और इसके लेवल है रेड 0, रेड 1, रेड 2, रेड 3, इस तरह चल रहा होता है। तो इसकी तरफ आने का जो है ना वो वर्किंग है ये रेड 0। रेड 0 के अंदर आप अगर हम यहीं पे चलें मेंशन कर देते हैं, रेड 0 को अगर समझे ना तो 2 हार्ड डिस्कें अगर हम इस तरह यूज़ करें कि दोनों पे डाटा डिवाइड कर लें, कुछ डाटा हमने इधर रख दिया, कुछ डाटा हमने इस पे रख दिया, तो डाटा स्प्लिट हो गया, परफॉर्मेंस बढ़ गई। कुछ डाटा इधर जा रहा है, उठाना है, कुछ हाफ इधर से उठा रहे हैं, हाफ इधर से उठा रहे हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर एक हार्ड डिस्क डैमेज हो जाती है तो दूसरी भी ज़ाया हो जाती है, हाफ डाटा इधर पड़ा, हाफ इधर पड़ा, तो किसी काम का नहीं होगा, वो कि परफॉर्मेंस इसकी ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसको दूर करने के लेवल 1 में आ गए, जिसमें रिडंडेंसी शुरू हो गई कि जो डाटा यहाँ पे हो उसी का बैकअप हो। उसमें स्पीड तो नहीं बढ़ती, लेकिन ये वाला जो प्रॉब्लम है कि अगर एक डैमेज हो जाए तो दूसरी का काम, ये डैमेज होगी तो ये वाली काम दी जाती है, तो ये वाला इसमें कह ले कि क्वालिटी आ गई। और रेड 1 के अंदर फिर एरर को डिटेक्ट करने का तरीका बता दिया गया है, थोड़ी सी और एडवांसमेंट आ गई। रेड 3, 4, 5 इन सब का कॉन्सेप्ट तकरीबन मिलता जुलता है। इसके अंदर इंडेक्सिंग यूज़ की गई कि सारी डिस्कें यूज़ ना हो। अच्छा, फिर 1 से 2 से ज़्यादा डिस्कें जो है ना वो यूज़ होनी शुरू होगी, कि अगर 4 डिस्क यूज़ हो रही हैं तो बाकी 3 में डाटा रखें, एक के अंदर जो है ना वो इंडेक्सिंग फाइल बना ली जाए, तो जब कभी प्रॉब्लम आए तो इससे रिकवरी हो सके। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट इसमें आ जाते हैं।